Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School त्याड़ा। आज का जो आर्टिकल हमारा बेटा वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। इसे प्रीवियस आर्टिकल्स हम लोगों ने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, इनके बीच में रिलेशन सब डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा कि टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दोनों बेसिकली बात सेम हो जाएंगी, आपको मैं समझा दूंगा कैसे सेम होती है दोनों। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल क्या है। आपके पास अगर मटेरियल मेटल है तो सिचुएशन अलग होगी, सेमीकंडक्टर के लिए सिचुएशन अलग होगी और अलॉयज के लिए सिचुएशन अलग होगी। मेटल, सेमीकंडक्टर्स, अलॉयज और हम बोल सकते हैं इंसुलेटर, इन सब के लिए कंडीशन अलग अलग होगी। तो सभी कंडीशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मेटल्स की। किसकी बात करते हैं हम? मेटल्स की बात करेंगे। ठीक है, मेटल्स के अंदर ऐसा क्या होता है, मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे। मेटल्स के बाद हम सेमीकंडक्टर को लेंगे, देन आफ्टर हम अलॉयज को ले सकते हैं, इंसुलेटर जिसको भी हमारा मन करेगा उसको ले लेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेटल्स की। देखो अभी तक हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी। वो इक्वेशन हमारी ये थी कि रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस की इक्वेशन पढ़ी थी। आर इज टू क्या था? आर इज टू था आपके पास ml अपॉन व्हाट? ANE स्क्वायर टाउ। ठीक है, और अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी, इसको हमने बोला था रो, वो था हमारे पास कितना बेटा? m अपॉन व्हाट? ANE स्क्वायर टाउ। इन दोनों इक्वेशन से हमें पता लग रहा है या रेजिस्टेंस की बात कर लो या फिर बात कर लो रेजिस्टिविटी की, दोनों ही इक्वेशन से हमें पता लग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम की। किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। आपको याद होगा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? किसी भी दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना बेटा, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के पास उनकी जो काइनेटिक एनर्जी या फिर उनकी जो थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। और थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने से वो उनका जो मोशन है, उनका जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रॉन अपनी मेन पोजीशन से कर रहे हैं थर्मल एनर्जी की वजह से, वो वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा बेटा, उनकी जो कोलिजन है, नंबर ऑफ कोलिजन जो आपस में टकरा रहे हैं, वो कोलिजन्स की अमाउंट बढ़ जाएगी। मतलब वो जल्दी जल्दी आपस में टकराने लग जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, थर्मल एनर्जी बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है? उनका रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर कोलिजन की टाइमिंग कम हो रही है और कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, पहले वो स्लो चल रहे थे तो कोलिजन कम हो रहे थे, कोलिजन कम टाइम में हो रहे थे, है ना। जैसे ये फास्ट मूव करने लगे तो कोलिजन का टाइम इंटरवल कम हो जाएगा। मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन टकराने का टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और जैसे ही आप करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी बढ़ गई, थर्मल एनर्जी से उनकी रैंडमनेस बढ़ गई, रैंडमनेस से मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, उनकी वेलोसिटी से उनके कोलिजन्स बढ़ गए, और उनकी कोलिजन बढ़ने से उनका टाउ रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया। तो सीधा हम बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो यूं बोल सकते हैं आपकी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर T, वो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है और टाउ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टिविटी। किसका मतलब ये होगा कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। यहां से हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी भी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। किसकी? मेटल्स की। किसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है? मेटल्स की। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यहां से हमें पता लग गया। अब देखो मेन पॉइंट ये है कि रेजिस्टिविटी जो है ना, वो टेम्परेचर के लीनियरली प्रोपोर्शनल है।
लीनियरली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ही रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। वो किसी पावर्स पर डिपेंड नहीं करेगी, 2 पावर पर स्क्वायर पर डिपेंड कर रही हो या इनवर्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रही हो, पावर 3 पर डिपेंड कर रही हो। तो जो लीनियरली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है वो यही होता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो हम सिंपली हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर ना, और टेम्परेचर की पावर्स पर डिपेंड नहीं करती, सीधा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला है जिससे आप रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आपको अगर आपको देखो क्या क्या चीज पता है, एक दो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज पता है तो आप रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो रेजिस्टिविटी जो किसी भी मटेरियल की है हम उसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखो बेटा। इसको मिटा देता हूँ। यहाँ आपको एक बात समझ में आ गई, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके लिए, सिर्फ बेटा मेटल्स के लिए। तो मान लो आपके पास सपोज करो ये कोई मेटल है, ये मैंने कोई मेटल का पीस ले लिया, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी रो है, रो 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी कितनी देर की इसकी, रो, ठीक है। समझ आया नहीं है। और आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया, इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी भी क्या हो गई, इंक्रीज। मान लो आपका टेम्परेचर टी आ गया, कितने टेम्परेचर पर, ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। टेम्परेचर अब आपने कितना ले लिया, टी, तब इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज। मान लो रो टी, रो टी इसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर। तो रो टी का फॉर्मूला क्या होगा बस, रो टी का फॉर्मूला होता है बेटा, ये इक्वेशन मैथमेटिकली ड्राइव की हुई है, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ समझना है। रो टी इज अ टेम्परेचर, है ना। रो है हमारे पास रेजिस्टिविटी कितने टेम्परेचर पर, टी पर, इसका फॉर्मूला होगा रो नोट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो नोट का मतलब है रो नोट है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी, 1 प्लस अल्फा, अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा इज कॉल्ड व्हाट, अल्फा एक कांस्टेंट है जिसका नाम है क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी हम अल्फा के बारे में बात करेंगे। अल्फा का नाम हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और ये डेल्टा टी जो है ना बेटा, डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर है। मतलब आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, आपको पता किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको रो नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए और चेंज इन टेम्परेचर बताना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि किसी सब्सटेंस का इस टेम्परेचर पर क्या उसकी रेजिस्टिविटी होगी। आपको क्लियरली बता दिया रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की डिपेंड करती है किस पर, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। और जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये आ गया। इस फॉर्मूले को थोड़ा सोल्व आउट करेंगे, ये आ गया आपके पास रो टी, उसको मल्टीप्लाई करो तो बेटा ये आ गया रो नोट प्लस, फिर आ गया आपके पास रो नोट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा का क्या मीनिंग होता है, अल्फा की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और अल्फा की क्या यूनिट, सब कुछ डिस्कस करना है हमको। तो देखो अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो रो नोट को वहां ले जाओ, अल्फा डेल्टा टी इंटू रो नोट, ये एज इट इज देंगे, इस रो नोट को वहां ले गया, रो टी माइनस रो नोट हो गया, ठीक है। इस पूरी टर्म को नीचे ले जाओ तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो टी माइनस रो नोट अपॉन डेल्टा टी अपॉन रो नोट, क्लियर है। ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ टाइम रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इस कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कई बार इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। इसका इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो बेटा अल्फा की वैल्यू हुई हमारे पास रो टी माइनस रो नोट, मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। तो चेंज आएगा वो ऊपर लिख दिया। रो नोट क्या है, वो है आपके पास ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी क्या है बेटा, ये आपके पास है चेंज इन टेम्परेचर,
चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपके पास फॉर्मूला किसका हो गया, ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हुआ, चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान से देखो बेटा, मान लो आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, इसकी वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और ओरिजिनल रेजिस्टेंस और चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, ऊपर बच जाएगा हमारे पास क्या, चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। और आप मान लो ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपका 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर भी कितना है 1, ठीक है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी 1 ले लिया आपने और चेंज इन रेजिस्टेंस भी कितना ले लिया 1, ठीक है। सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर भी कितना ले लिया 1। देखो मैं किसकी डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन दे रहे हैं, या फिर सॉरी रेजिस्टिविटी नहीं बेटा, अल्फा। अल्फा क्या हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी डेफिनेशन समझा रहा हूं। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो अल्फा क्या है, अल्फा इज द चेंज इन रेजिस्टेंस जब आपने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया और उसके 1 यूनिट ओम के अंदर, मतलब बोल सकते हैं उसके 1 यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस में, ठीक है। आपके पास वायर है, ये वायर है, ध्यान सुनना, इस वायर का आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज। तो अल्फा क्या मतलब होगा, अल्फा का मतलब होगा कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इस वायर की एक ओम रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 ओम रेजिस्टेंस में कितना क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये आपको ये बताएगा कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो अल्फा आपको ये बताएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ेगी। अल्फा की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी कितना होगी, उतनी ज्यादा होगी। दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, आपके पास सपोज करो एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है, ठीक है। आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, कितना ओम है उस वायर का रेजिस्टेंस, देखो उस वायर का रेजिस्टेंस है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 8 ओम, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया कितना डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री बढ़ा दिया, ठीक है। 8 ओम रेजिस्टेंस है, 1 डिग्री बढ़ा दिया, टोटल कितना हो गया 12 ओम, कितना हो गया 12 ओम। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ गया 4, अपन ओरिजिनल कितना है 8, डिवाइड कर दो 1/2 मतलब 0.5, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, अल्फा की। 0.5 का मतलब क्या है, 8 ओम के हर ओम में, हर एक ओम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 0.5 ओम का। तो हर एक ओम में 0.5 ओम का करोगे, टोटल कितना ओम इंक्रीमेंट हो जाएगा, 12 ओम, टोटल हो जाएगा वो 12 ओम। तो अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू आपको बताती है कि पर यूनिट रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट आएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पर यूनिट रेजिस्टेंस में या पर यूनिट रेजिस्टिविटी में जो चेंज आता है उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको हम, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या फिर उसी को हम बोल सकते हैं क्या, उसी को हम बोल सकते हैं बेटा क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला ये है आपके पास, अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन रेजिस्टेंस, सॉरी चेंज इन रेजिस्टिविटी। देखो बेटा कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी कैंसिल, इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी, सिर्फ क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, सेल्सियस से केल्विन। तो अल्फा की जो यूनिट होगी वो रहेगी आपके पास 1 केल्विन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 1 क्या, सेल्सियस, है ना। पर केल्विन हो जाएगी इसकी यूनिट, या फिर पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसकी मैं आपको यूनिट बता चुका हूँ, जिसकी मैं आपको बता चुका हूँ वैल्यू क्या होती है, जिसका आपकी डेफिनेशन दे चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, देखो अगर हमारे पास टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर लार्ज नहीं है, या बोल सकते हैं हमारे पास लो टेम्परेचर है, ठीक है, लो टेम्परेचर, और अगर हमारे पास कैसा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, तो दोनों पर ही लो टेम्परेचर से आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, लो टेम्परेचर से आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, एक आप हाई टेम्परेचर से टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी और यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी वैल्यू इंक्रीज होगी। कौन से केस की बात कर रहा हूँ बेटा,
मेटल्स की बात कर रहा हूँ, अभी मेटल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम लो टेम्परेचर पर बात करें तो लो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी लीनियरली इंक्रीज नहीं होती, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहाँ रेजिस्टिविटी ले ली और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, टेम्परेचर, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इंक्रीज हो रही है बट नॉट लीनियरली, ठीक है। बट अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में क्या, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, 0 50 केल्विन 100 केल्विन 150 केल्विन तक, ठीक है। जैसे टेम्परेचर 200 केल्विन 300 केल्विन 400 केल्विन 500 केल्विन हो जाता है, 200 केल्विन 300 400 500 केल्विन जाता है, तो आपका जो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी है वो लीनियरली क्या होती है, इंक्रीज। तो ये दोनों ग्राफ किसके लिए, दोनों ग्राफ मेटल्स के लिए हैं, दोनों ग्राफ मेटल्स के लिए। और दोनों ग्राफ में आपको ये पता लग रहा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, चाहे वो आपका मटेरियल लो टेम्परेचर पर हो, चाहे वो गैस पर हो हाई टेम्परेचर पर हो। लो टेम्परेचर पर वो लीनियरली इंक्रीज नहीं होती और हाई टेम्परेचर पर वो लीनियरली इंक्रीज होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट ग्राफ आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे लो टेम्परेचर पर पूछिए तो ग्राफ ऐसा बनेगा और हाई टेम्परेचर पर पूछिए तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी दोबारा से फॉर्मूला रेजिस्टिविटी को क्या होता है, रो टी माइनस रो नोट मल्टीप्लाई बाय रो नोट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ठीक है। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये ज्यादा होगी, मतलब रो टी की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, रो नोट से। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है इनके लिए, मेटल्स के लिए, किसके लिए बेटा, मेटल्स के लिए। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी मेटल्स के लिए। और जितने भी मटेरियल्स हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है उसके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक। ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम इंक्रीज होती है तो इनके अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है बट कम वैल्यू होती है। और जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा की वैल्यू एकदम से इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू एकदम से इंक्रीज होती है, उसमें अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। हायर विद द वैल्यू ऑफ अल्फा, higher be the value of alpha, higher will be the increase in the resistivity, yes or no, समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, ये हम लोग अभी तक बात कर रहे थे किसकी, मेटल्स की, ठीक है। मेटल्स में हमने कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, उसमें थोड़ा सा केस ही अलग है बेटा, तो सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक ऐसे मटेरियल, ठीक है, जिनमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो सेमीकंडक्टर बन जाते हैं क्या, कंडक्टर। टेम्परेचर कम हो, अगर मान लो रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है तो सेमीकंडक्टर बन जाएंगे कंडक्टर, रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बन जाएंगे क्या, इंसुलेटर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर कैन बी बिहेव लाइक अ इंसुलेटर और इट कैन बी बिहेव लाइक अ कंडक्टर। डिपेंड क्या करता है कि टेम्परेचर क्या है, किस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये कंडक्टर बन जाते हैं, टेम्परेचर घटा दो तो ये क्या बन जाते हैं, इंसुलेटर बन जाते हैं। अब ध्यान सुना, होता क्या है सेमीकंडक्टर्स में, जब सेमीकंडक्टर्स में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्चुअली सेमीकंडक्टर में बेटा होता है बैंड्स। आपने 11th केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा, बैंड्स, कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स में बैंड होते हैं। कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड, एक होता है हमारे पास कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। दो टाइप के बैंड होते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड से कहाँ चले जाते हैं, वैलेंस बैंड में। अगर कोई कंडक्टर या कोई सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है तो उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर सॉरी उसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, वैलेंस बैंड में। बता देता हूँ बेटा, सेमीकंडक्टर्स पे दो टाइप के बैंड होते हैं। नीचे वाले बैंड को बोलते हैं, यहाँ एनर्जी बैंड गैप्स हैं इसके, नीचे वाला बैंड होता है आपके पास कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। ऊपर वाला होता है कौन सा, कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन किस में मिलते हैं आपको, वैलेंस बैंड में, ठीक है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सभी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड पे, वो जंप करके कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आते हैं, जो आपका सेमीकंडक्टर है वो क्या फ्लो करने जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देता है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका कंडक्टर। क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका कंडक्टर। और जैसे ही आपका टेम्परेचर लो होता है, रूम टेम्परेचर से लो पे रखते हो तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पा रही इसके अंदर, तो ये क्या बन जाता है उस टाइम, उस केस में ये बन जाता है क्या, इंसुलेटर। तो आप सिंपली इस बात कर सकते हैं,
कंडक्टर जब बनेगा जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा किससे, रूम टेम्परेचर से। इंसुलेटर कब बनेगा, जब आपका टेम्परेचर कम होगा किससे, रूम टेम्परेचर से। क्लियर है। तो बात करते हैं अल्फा की वैल्यू क्या होगी किसके अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर। सेमीकंडक्टर्स में एक सीधी सी बात समझ में आई मुझे कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके चले गए कौन से बैंड में, वैलेंस बैंड से चले गए कंडक्शन बैंड में। जैसे ही वो जंप करके कंडक्शन बैंड में गए कौन, इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी उसकी बेटा, डिक्रीज। और जैसी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई डायरेक्टली मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखो सेमीकंडक्टर्स में अल्फा की बात है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला, रो टी माइनस रो नोट अपॉन रो नोट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब रेजिस्टिविटी रो टी की वैल्यू कम होगी इससे, रो नोट से। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए बेटा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या होगी उनकी, डिक्रीज। जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में चले गए रेजिस्टिविटी उनकी क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव। कम में ज्यादा घटाओगे नेगेटिव आएगा, तो रो की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। सेमीकंडक्टर्स जो भी सब्सटेंस होते हैं सेमीकंडक्टर में रो की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। मेटल्स के लिए रो की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना सेमीकंडक्टर में रो की वैल्यू क्या होती है, सेमीकंडक्टर में रो या अल्फा जो बोल रहे हो, सॉरी अल्फा है हमारे पास, रो नहीं है, दिस इज अल्फा। अल्फा की वैल्यू सेमीकंडक्टर्स में नेगेटिव होती है और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। देखो टेम्परेचर यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ रेजिस्टिविटी लो ले लेते हैं। ठीक है, आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो ये ग्राफ किसके अंदर आएगा, ये ग्राफ आएगा किसके अंदर बेटा, ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, सेमीकंडक्टर का ग्राफ। ठीक है, और अगर आपको एक बात छोटी सी समझ, यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू है कैसी होती है, नेगेटिव। क्लियर है, हम दो मटेरियल के बारे में पढ़ चुके हैं, एक तो आपके पास सेमीकंडक्टर, दूसरा अब मेटल के बारे में पढ़ चुके। अब आप बात करते हैं एलॉयज की। एलॉयज के साथ क्या होता है, एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है रो, वो हाई वैल्यू होती है बेटा। किसकी वैल्यू हाई होती है, हाई वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की एलॉयज। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो एलॉयज है, एलॉयज की रेजिस्टिविटी पर बहुत ही माइनर फर्क पड़ता है, मतलब बहुत ही माइनर इफेक्ट पड़ता है, माइनर इफेक्ट पड़ता है किस पर, रेजिस्टिविटी पर, रो पर। किसका, टेम्परेचर का। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो बहुत ही एप्रिशिएबल नहीं हो, तो बहुत ही कम नेग्लिजिबल चेंज होता है किसके अंदर, रेजिस्टिविटी के अंदर। किसकी बेटा, एलॉयज की। एक मटेरियल ऐसा है जिसका नाम है मैंगनीन, मैंगनीन, जिस पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसकी रेजिस्टिविटी पर। मतलब उसकी रेजिस्टिविटी ना तो इंक्रीज होती है ना उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है उसका टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ता। किस केस के अंदर, इन द केस ऑफ एलॉय। तो इसका मतलब रो की सॉरी अल्फा की जो वैल्यू होगी क्या होगी बेटा, रो टी माइनस रो नोट अपॉन डेल्टा टी रो नोट। तो रो टी चेंज इन टेम्परेचर, इसका रो टी और रो नोट दोनों नियरली इक्वल है। अगर एलॉयज है ना, और रोटी की वैल्यू मिलेगी भी ना आपको तो रो नोट से बिल्कुल स्लाइटली ज्यादा मिलेगी, हल्की सी ज्यादा मिलेगी। मतलब वो मान लो 0.1 है तो 0.2 होगी, इतना चेंज होगा। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव तो आएगी बट स्मॉल वैल्यू आएगी पॉजिटिव की। कैसी आएगी, स्मॉल वैल्यू पॉजिटिव। बट अगर बात करें मैंगनीन की, उसमें तो कुछ चेंज आता ही नहीं। तो अल्फा की वैल्यू रोटी और रो नोट दोनों बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू मैंगनीन के लिए कितनी होगी बेटा, 0। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। अल्फा की वैल्यू डिसाइड करती है कि वो मेटल है, वो सेमीकंडक्टर है, वो एलॉय है या वो इंसुलेटर है।
अब इंसुलेटर में भी सेम केस है, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंसुलेटर। ठीक है, एक मिनट ग्राफ रह गया था, ग्राफ बना देते हैं। ये रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर, एलओए का ग्राफ रह गया था। ये रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा के रेजिस्टिविटी नियरली कांस्टेंट जाती है इन द केस ऑफ व्हाट, एलओएस, या फिर स्लाइटली इंक्रीज हो, हल्की सी इंक्रीज। ये कौन सा आपके पास, ये है मैंगनीज, इसमें चेंज आ ही नहीं रहा, और ये होगा कोई भी वैल्यू मान लो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, इसी वजह से ना कि एलओए की रेजिस्टिविटी हाई होती है, एलओए पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एलओएस पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एलओएस पर टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी लेंथ, एरिया, ब्रेड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एलओएस का मोस्टली यूज किया जाता है कहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जो भी एक्सपेरिमेंटल डिवाइस बनाएंगे वहां पर एलओएस का यूज किया जाएगा, क्योंकि एलओएस जो है ना, एलओएस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे, वो भी हाई टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बेटा, हाई टेम्परेचर पर ना, इंसुलेटर बना, जो इंसुलेटर है वो स्लाइटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट कैसी, स्लाइटली। इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है बट बहुत हाई टेम्परेचर पर जाने पर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई है ना टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो अल्फा की जो वैल्यू आती है वो देखो क्या आएगी आपके पास, इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ, तो रो टी माइनस रो नोट अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय रो नोट इज इक्वल टू होता है अल्फा। टेम्परेचर बढ़ाया है, रेजिस्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज, बहुत कम डिक्रीज हुई है। ठीक है, रो नोट, तो ये रो की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, रो की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। क्लियर है, तो अगर हम बात करें रो की वैल्यू से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कोई मटेरियल कैसा है, सिंपल, रो, इसकी बात कर रहे हैं, अगर रो की वैल्यू पॉजिटिव है और हाई वैल्यू है तो होगा मेटल। ये सोचो, रो की वैल्यू पॉजिटिव है और स्मॉल है, रो की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है और क्या है, स्मॉल, तो क्या होगा हमारे पास, देखो पॉजिटिव है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई, पॉजिटिव है तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और स्मॉल वैल्यू तो स्मॉल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, तो ये क्या होगा बेटा, इंसुलेटर। रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई बेटा, है ना, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज किसके अंदर होती है, स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है बट स्मॉल वैल्यू, सॉरी नेगेटिव है ना, और लार्ज वैल्यू, ये लेके चलते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी पॉजिटिव है और हाई वैल्यू, तो क्या हो गया, मेटल्स। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, या बोल सकते हैं इसकी वैल्यू नियरली इक्वल्स टू 0 है, या फिर इसकी वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव, यस इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल पॉजिटिव है, तो ये मटेरियल होगा हमारे पास एलओए। क्लियर है, और अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, किसकी वैल्यू है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर होगा, और हाई वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव में। और अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है बट स्मॉल वैल्यू है नेगेटिव में, तो वो क्या होगा बेटा, इंसुलेटर। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, तो यहां पर हमने आज आपको जिस आर्टिकल के अंदर यही बताया कि 3 मटेरियल हमारे पास, कौन कौन से, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, और हमारे पास कौन से 4 मटेरियल हो गए, मेटल्स। इन चारों का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनकी रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन चारों में अल्फा की वैल्यूज कितनी होती है। एग्जाम में आपको अल्फा की वैल्यू दे लेगा और पूछ लेगा कि बताओ बेटा इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा मेटल है और कौन सा आपका एलॉय है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो ये आर्टिकल पेंडिंग है, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ये पढ़ेंगे, और रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जैसे ही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो हमारा ये आर्टिकल, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।